मेरे साथ स्वागत कीजिए त्रिशा शेट्टी का। जब मैं 10 साल की भी नहीं थी तब मैं यौन शोषण यानी सेक्सुअल अब्यूज की शिकार हुई। सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है ये मुझे पता भी नहीं था, और सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह थी कि मैं गिल्ट महसूस करती थी जब भी मैं अपने अब्यूज़र के बारे में बुरा सोचती, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद उसने कुछ गलत किया ही नहीं था, शायद अब्यूज़ हुआ ही नहीं था, लेकिन वो अब्यूज़ हुआ था। ज़रा सोचिए ये बच्चे का क्या हाल करता है। अपने अब्यूज़ के बारे में बात करने में भी मुझे गिल्ट महसूस होता था, तो मैंने इस टॉपिक में बात करना ही बंद कर दिया, अपनी सारी भावनाएं दफना दी। लेकिन मेरे टीनेज ईयर्स में फिर से 2 बार मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ और सारी पुरानी बातें मेरे सामने आ गई और मुझे सताने लगी। मैं बड़े बुरे डिप्रेशन में चली गई और डॉक्टरों ने बताया कि मुझे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। मैं दिन में एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं लेती तो कोई काम नहीं कर पाती, और रात में नींद की दवाई के बिना मुझे नींद नहीं आती, और ये सब मेरे 18 साल होने से पहले हुआ। फिर एक दिन जब मैं घर आ रही थी मैंने अपने अब्यूज़र को देखा, वही जिसने पहली बार मुझे हाथ लगाया था जब मैं बच्ची थी। वो हंसते हुए किसी के साथ मेरी तरफ आ रहा था। उसने मुझे देखा नहीं, लेकिन उसकी वो हंसी मुझे बुरी तरह से चुभी। घर आकर मैं बहुत रोई। मेरा जीवन बर्बाद करने वाला इंसान मुस्कुरा रहा था, मजे से अपनी जिंदगी जी रहा था, और मेरा बुरा हाल था। इस सदमे से निकलने के लिए मैं जो भी कर रही थी उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था, कोई तरीका काम नहीं आ रहा था। मैं सभी को कसूरवार ठहरा रही थी और खुद को एक विक्टिम मान रही थी, सर्वाइवर नहीं। आखिरकार उस दिन मैंने कुछ अलग करने की ठान ली। मैंने निर्णय लिया कि मैं खुद के अंदर झांक कर देखूंगी और अपने अंदर की शक्ति को पहचानूंगी। मैंने खुद को आईने में देखकर कहा कि मैं आज से ये कभी नहीं कहूंगी कि ये मेरे ही साथ क्यों हुआ, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। मैं अब भी यही हूं और एक सर्वाइवर हूं, यही मायने रखता है। मैं अब और नहीं दबूंगी, बल्कि इस दर्द को ही अपनी ताकत बनाकर अपने आप को बनाऊंगी। आज मैं अपना पहला कदम लेती हूं अपनी रिकवरी की ओर। मैं जानती हूं आप लोगों को ये शायद अजीब लगे कि खुद को आईने में देखकर सिर्फ ये बात करने से ही हिम्मत कैसे आ सकती है, लेकिन ये तरीका कारगर है। अपनी छवि आईने में देखकर बात करने का ये तरीका आपको खुद को देखने का एक अलग नजरिया देता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी और को समझा रहे हो, किसी और को कोच कर रहे हो। अपने जख्मों को अपना के धीरे धीरे वक्त के साथ मैं विक्टिम से अपनी ही कहानी की हीरो बन गई। आज आप जिसे आपके सामने खड़े देख रहे हैं वो एक मजबूत ताकतवर इंसान है, जिसकी आवाज बुलंद है और जो इंसाफ मांगने से जरा भी नहीं घबराती। मैंने लॉ की पढ़ाई की और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट बन गई। अगस्त 2015 में मैंने शी सेज नाम का एक एनजीओ शुरू किया जो सेक्सुअल वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने और इक्वालिटी लाने के लिए काम करता है। हम कई टफ इश्यूज से लड़ते हैं। रेप के सर्वाइवर्स को इंसाफ दिलाना, यूथ को एम्पावर करना, उन्हें उनके अधिकारों से वाकिफ कराना ताकि वे खुद सेक्सुअल वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले सके, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज के लिए लड़ना। हमारी टीम यंग है, हम शक्तिशाली योद्धा है जो अच्छाई के लिए, हक के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। हम दर्द और सदमे से डर कर भागते नहीं, क्योंकि हमने सर्वाइवर्स और उनकी फैमिलीज की वो असली शक्ति पहचानी है, जिसकी वजह से बेहिसाब दर्द और इनजस्टिस के बावजूद वो इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। उनकी हिम्मत हमें शक्ति देती है और हमारी शक्ति उन्हें उम्मीद। 3 साल पहले की बात है, मैं एक नेशनल टेलीविजन के इंडिया को मैरिटल रेप एक अपराध मानना चाहिए या नहीं डिबेट पे एक पैनलिस्ट थी। उस समय मैंने एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया डेटा और फैक्ट्स की मदद से ये साबित करने के लिए कि क्यों मैरिटल रेप एक अपराध है। तभी मैंने ये भी कहा था, शादी सेक्स का लाइसेंस नहीं होता है, शादी के बाद भी सहमति जरूरी है। फिर आई ट्रोल्स की आर्मी, लेकिन उनके नफरतों के बीच कुछ पॉजिटिव भी हुआ। मैरिटल रेप की एक सर्वाइवर ने मुझे सोशल मीडिया पे मेरी मदद मांगी।
उसका हस्बैंड नियमित रूप से उसका शारीरिक और यौन शोषण कर रहा था। और जब भी वो रोकर अपनी माँ से इसकी शिकायत करती, इस अब्यूसिव शादी से निकलने के लिए मदद मांगती, उसका माँ का बस एक ही जवाब था, बेटा एडजस्ट कर लो। कई दिनों तक उसने अपनी माँ की ये एडवाइस मानने की कोशिश भी की, लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि वो नहीं जानती कैसे एडजस्ट करे, वो नहीं जानती कैसे एक्सेप्ट करे कि अब्यूज उसके शादी का एक हिस्सा है। उस पे उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम्हें क्या लगता है, हर बार तुम्हारे पिता ने मेरे साथ सेक्स करने से पहले मेरी सहमति मांगी थी, मैं बस उसे वो नहीं बुलाती जो तुम्हारी आज की पीढ़ी बुलाती है। सबसे दर्दनाक चीज ये थी जब सर्वाइवर ने मुझे बताया कि वो खुद को कमजोर मानती है। कमजोर सिर्फ अब्यूज की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि वो अब्यूज के साथ मानसिक रूप से एडजस्ट करने में भी समर्थ नहीं थी। और उसकी ये सोच तब तक नहीं बदली जब तक उसने मुझे ये कहते हुए नहीं सुना कि मैरिटल रेप एक अपराध है। औरतों को ये कहना कि आपके ऊपर होने वाले अपराधों को शांति और शालीनता से स्वीकार करने में ही आपकी शक्ति है, ये औरतों को बर्बाद कर देने वाला झूठ है। आज कई पीढ़ियों से चले आने वाली पुरानी सोच को भुलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमने उस सर्वाइवर को काउंसलर से कनेक्ट किया और उसकी फीस पे की और उससे सिखाया कि कैसे खुद में, अपने मेंटल हेल्थ में और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कैसे खुद की अंदर की शक्ति को पहचान कर सर उठाकर जीते हैं। आज मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो अपने अब्यूजिव हस्बैंड को छोड़कर अलग है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और खुद की कहानी की हीरो है। कई बार हम औरतों को अपनी ताकत के लिए माफी मांगने को मजबूर किया जाता है और हमारी ताकत को एक हथियार की तरह हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करते हैं, तब भी हमसे शांति की ही उम्मीद की जाती है। एक औरत होने के नाते अपनी ही शक्ति के लिए माफी मांगना, यह मुझे बड़ा ही अपमानजनक लगता है। अनगिनत औरतों की तरह मेरे पास भी सर्वाइव करने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आज जब मैं अपने सफर को देखती हूं तो वो शर्म की बातें, बदनामी का डर, अपने टूटे हुए स्वाभिमान के साथ लड़ना, संघर्ष करना और उन बुरे हालातों से निकलकर खुद को खड़ा करना, आज जहां मैं खड़ी हूं उस औरत को देख के मुझे गर्व होता है। गिर कर भी खड़े होने की मेरी ताकत ने मेरी निजी लड़ाइयों को जीतने में मेरी मदद की और दूसरों के अधिकारों के लिए भी लड़ने को तैयार किया। इसीलिए आज मैं अपने जख्मों और अपनी शक्ति के लिए माफी मांगने से इनकार करती हूं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिशा। इतना खुल के अपनी जिंदगी के बारे में ऐसा बयान करना, ये बहुत मुश्किल होता है, ये त्रिशा को भी मालूम है। आई थिंक हाफ द बैटल तभी हम जीत जाते हैं जब हम थोड़ा सा स्पीक अप कर सकते हैं। टेल मी हाउ टू इंस्पायर पीपल फॉर टू थिंग्स, कि पहले आप खड़े होकर अपनी बात जो है बोले, डरे नहीं, और दूसरा, अगर आपको उसके बाद भी चुप कराने की कोशिश कोई कर रहा है, जैसा इंटरनेट पे ट्रोल्स वगैरह आपको कर रहे थे, तो आप उनको क्या बोलेंगी इंस्पायर करने के लिए कि ना डरे वो? मेरे एक्सपीरियंस में जब भी किसी बच्चे के साथ यौन शोषण होता है तो वो बोलते हैं। तो मेरा एडवाइस बच्चियों के लिए नहीं है, मेरी एडवाइस पेरेंट्स के लिए है कि सुनिए, शर्म को रिजेक्ट कीजिए और ये प्रॉब्लम सबसे, एक घर की बात घर पे रखो, अपर मिडिल क्लास रिच लोगों की है। जो पुअर लोग हैं फिर भी आते हैं रास्ते पे इंसाफ मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए, और उनको ये नहीं लगता कि अरे मेरी बेटी या मेरे बेटे का नाम खराब हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, ये लोग क्या बोलेंगे का बीमारी उनके पास नहीं रहता है। तो मेरी एडवाइस बस ये है, क्योंकि जब भी कोई किसी का अब्यूज होता है तो लोगों को लगता है कि उस समय द ट्रॉमा स्टॉप्स राइट देयर। इट्स एक्चुअली द फैक्ट दैट द पीपल अराउंड यू डोंट रिएक्ट टू इट प्रॉपर्ली। गलत इंटेंशन से नहीं, पर उनके पता नहीं है कैसे रिएक्ट करे। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बोलिए और सुनने की भी हिम्मत कीजिए। सब लोग बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए हम सब है, लेकिन जब भी हम वायलेंस के बारे में बात करते हैं तभी लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो जाता है, राइट? तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आपको सुनने में अनकंफर्टेबल लग रहा है
तो सोचिए जिसके ऊपर हो रहा है उनको क्या लग रहा है, तो सुनिए। मेरा एडवाइस वही रहेगा। आई थिंक जेन्युइनली जो हमारा शो का आज टॉपिक है कि अपने अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहादुरी निकाल के लाना पड़ता है और कहना पड़ता है मेरे साथ ऐसा हुआ। और अगर अपने सपोर्टर्स और घर वाले जो हैं उस बात को अनसुना कर दें या कहें कि यार नहीं ये ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बताना नहीं किसी को, तो उनका जो थोड़ा बहुत हौसला बड़ा होता है वो टूट जाता है। सो प्लीज सुनिए, समझिए और उससे शर्माइए मत। जिनके साथ कोई ऐसा गलत काम हुआ है उनकी बात को अच्छी हियरिंग दीजिए, बिकॉज दैट इज हाफ द बैटल वन। मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ओके विद यू? जी। जो औरतें हैं ये रूम में, हाथ उठाइए अगर सिर्फ आप घर से बाहर निकलते समय आपकी कपड़े जो है देखते हैं और देखते हैं कि किधर मैं जा रही हूँ। आज ट्रेन में जा रही हूँ तो मैं थोड़ा जीन्स पहन लूँ, एक स्कार्फ पकड़ लूँ। आज दोस्तों के साथ जा रही हूँ तो मैं ड्रेस पहन सकती हूँ। आज मैं खुद की गाड़ी में जा रही हूँ तो मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। हाथ उठाइए अगर आप लड़कों को आप सोचते हैं ये, शाहरुख खान जी आज मैं अकेला जा रहा हूँ, कोई मुझे, आई मीन योर स्टार, सो आपको कई लोग मॉब करते हैं, लेकिन आप बाकी के लड़कों को भी आप लोग कभी सोचते हैं मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, अरे कोई मेरा बम ना पिंच करे, कोई मेरे लेग्स पे हाथ ना लगाए, मैं बेंड करूँ, कोई हाथ। इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इस तरह का इफेक्ट लेता है कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमको सोचना पड़ता है जब भी हम घर से बाहर निकले। ऐसे नहीं है कि घर भी सेफ है। So the point is, सिर उठा के जीने का we don't have an option. Why should I lower my voice? Why should I lower my gaze? Why should I change my clothes to make someone else feel comfortable? I refuse to. बहुत जरूरी है कि मैं आपको ये बोलूं जो त्रिशा ने हमको समझाया है कि मैं किसी और के लिए, किसी और के कंफर्ट लेवल के लिए मैं वो सब क्यों बदलूं जो मैं खुद हूं, चाहे वो मेरे कपड़े हैं, चाहे वो मेरे विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।